Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. इस वाले वीडियो में हम एक क्विकली रिव्यू लेंगे वाउचर्स के रिस्पेक्ट में जो सर्कुलर आया था. दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर नॉट अमेंडमेंट पर से, एक चेंज था, एक सर्कुलर था, कुछ चीजें क्लैरिफाई करी गई थी, उसको एक बार हम क्विकली रिव्यू कर लेंगे. फॉर्मल रीडिंग सर्कुलर की आप ले सकते हो, अमेंडमेंट्स के नोट्स में भी हमने प्रोवाइड करी है, बट उसमें से मुद्दा क्या निकलता है, एनालिसिस में क्या फोकस पे रखना है एंड व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ एवरी इशू, इसको 2 पेज में हैंड रिटन चार्ट के अंदर हम फटाफट से एक बार कवर कर लेंगे. Before moving forward, just pay attention. You have to join my Telegram channel. I have given in the link in the description. I'm posting 8 to 10 very conceptual MCQs on a daily basis. Solve that. I'm 100% sure you will learn something new, and it will help you to get a good grip over the concepts of IDT, and that is going to help you in your exam. बराबर है, तो उसको एक बार ज्वाइन करना. वहाँ पे क्वेरीज वगैरह भी रिजॉल्व होती है, प्लस आई पोस्ट ऑल द अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आई एम प्लानिंग, क्या क्या चीजें और आने वाली है. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर योर पेपर नंबर 5 एज वेल एज द सीए फाइनल जर्नी. ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो सर वाउचर्स का फॉर्मल रीडिंग आप लेने वाले हो सर्कुलर का. बेसिकली मुद्दे की बात क्या आती है कि वाउचर्स के अंदर डीलिंग जीएसटी से बाहर कर दी गई है. कैसे हुई, क्या हुआ, इश्यूज क्या है, वो हम अभी बात करेंगे. कई बच्चों ने ये चीज पढ़ी है तो वो पूछते हैं कि सर फाइनेंस एक्ट 2025 ने ना जो सबसेक्शन था टाइम ऑफ सप्लाई का 12 एंड 13, उसके अंदर जो वाउचर्स का था, जिसके अंदर हम देखते थे कि वेदर इट इज आइडेंटिफाइबल और नॉट आइडेंटिफाइबल, वो डिलीट कर दिया गया है. वो डिलीट कर दिया गया, क्यों डिलीट कर दिया गया? क्योंकि वो सर्कुलर का इम्पैक्ट है. सर्कुलर ने जब ये क्लैरिफाई किया कि वाउचर्स की डीलिंग में जीएसटी का कोई आएगा ही नहीं, मतलब देयर विल बी नो जीएसटी, नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, देन व्हाई विल वी टॉक अबाउट द टाइम ऑफ सप्लाई. तो वो फाइनेंस एक्ट का जो अमेंडमेंट है, इट इज टेक्निकली नॉट अ पार्ट ऑफ योर कट ऑफ पीरियड राइट नाउ, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता ना सर, वहां तक बात वैसे भी नहीं जाने वाली. जब सप्लाई नहीं बनेगा तो मैं टाइम ऑफ सप्लाई क्यों एनालाइज करूंगा? तो सिंपल टर्म्स में उसका एक रिव्यू लेना स्टार्ट करते हैं. आ जाओ, दिस इज द हैंड रिटन नोट्स जो हम क्लास में यूज करते हैं, तो आप इसको समझ के बना भी सकते हो, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया है. जस्ट अंडरस्टैंड, पे अटेंशन कंप्लीटली. Transaction in voucher, is it a supply of goods or services or not? See, voucher in simplest words possible जो आप definition में पढ़ते हो, it is a part of consideration, right? And you use it, the supplier has to accept it as a part of consideration, and वो उसका एक obligation बन जाता है. तो so for example I say that whosoever scores 90 plus marks in IDT, I will give him or her a voucher of 5,000 with respect to Shoppers Stop, and tomorrow you get 90 plus marks in IDT and you go and utilize this voucher for shopping of 8,000. So obviously you will be paying the difference of 3,000, right? 5,000 तो आप voucher use कर लोगे. तो this is an obligation on the part of seller to accept it as a consideration. Is it a prepaid instrument? Yes, it is a prepaid instrument. अब इसके 2 पार्ट्स बन जाते हैं. आप लोग कंक्लूड सही करते हो, लेकिन अगर आपका एनालिसिस गलत हो गया, मतलब कंक्लूजन पे जाने का जो वर्डिंग्स है वो गलत हो गई, तो आपके नंबर कटेंगे. ओके, it is possible that this prepaid instrument is regulated by RBI or it is not regulated by RBI. If it is regulated by RBI, technically it will fall in the definition of money. आप अगर मनी की डेफिनेशन ओपन करेंगे तो वहां पे वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेटेड बाय आरबीआई को ही कवर करता है, और एक बार वो कवर हो गया, देन मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, हेंस इट विल बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी. अगर वो रेगुलेटेड नहीं है तो वो टेक्निकली मनी की फॉर्म में नहीं जाएगा, इट विल बी एन एक्शनेबल क्लेम. बट इज इट अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम? हाई कोर्ट ब्लॉक, कसिनो, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग? नो. तो जो एक्शनेबल क्लेम्स आपके स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स नहीं होते, वो सप्लाई नहीं बनते बिकॉज ऑफ शेड्यूल नंबर 3, दैट इज द नेगेटिव लिस्ट. तो एंड में यहां पे भी हमने यही बोला कि जीएसटी नहीं लगेगा, बट सर मैनर ऑफ गोइंग टू द कंक्लूजन अलग है. यहाँ पे वो मनी बनने की वजह से जीएसटी में नहीं आ रहा, यहाँ पे वो एक्शनेबल क्लेम बन के शेड्यूल 3 की वजह से सप्लाई से बाहर जा रहा है. तो what you are writing and then how you are concluding, that matters, not only the conclusion matters. अब सर एक डाउट आता है कि व्हाट अबाउट द सप्लाई ऑफ अंडरलाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कल को आप जो वाउचर लेके वहां पे एनकैश करोगे और आपने जो 8,000 रुपए का शॉपिंग किया, क्या उस 8,000 पे जीएसटी लगना है? आंसर इज यस, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. एक्चुअली पहले भी जब हम पढ़ते थे ना, तब यही लॉजिक निकलता था कि वाउचर अपने आप में सप्लाई नहीं है, वाउचर अपने आप में पैसा है या एक्शनेबल क्लेम है, डिपेंडिंग अपॉन रेगुलेशन बाय आरबीआई और नॉट. That view has now been affirmed by the CBIC. बस इतना ही फर्क है. ठीक है, ये आपका इशू नंबर 1 था. इशू नंबर 2 आता है that what about the transaction with distributor agents etc. मतलब अगर मैं शॉपर स्टॉप हूं, आप एजेंट हो, मैं आपके थ्रू वाउचर्स बिकवाता हूं, तो वहां पे जीएसटी का इंप्लीकेशन कैसे आएगा? इट डिपेंड्स अपॉन मॉडल. 2 मॉडल्स पॉसिबल है. मॉडल नंबर 1 मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 1, शॉपर स्टॉप एजेंट को ये वाउचर सेल कर देता है.
एजेंट के थ्रू बिकवा नहीं रहा है, वो एजेंट को सेल कर देता है कि भाई तू खरीद ले मेरे से और तू आगे अपने हिसाब से बेच। तो लेट्स से 10,000 का वाउचर एजेंट ने 8,000 में खरीदा और आगे कस्टमर्स को, जैसे आप, मैं या कोई कॉर्पोरेट कस्टमर्स जो भी है, उसने ये वाउचर 9,000 में सेल किया ताकि ये जाके शॉपर स्टॉप में कल को 10,000 का माल खरीद सकेगा। इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, इन दिस पर्टिकुलर मॉडल दिस पर्टिकुलर एजेंट इज ऑपरेटिंग ऑटोनॉमसली, मतलब इंडिपेंडेंटली इसने खरीदा और इसने बेचा। इसने खरीद के बोला अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बेचने की, तेरा काम खत्म। तो यहाँ पे जो इसकी अर्निंग है ना 1,000, दिस इज नॉट अ सप्लाई बिकॉज दिस इज स्टिल अ ट्रांजैक्शन इन मनी, दिस इज स्टिल द ट्रांजैक्शन इन वाउचर, एंड वाउचर इन इटसेल्फ इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिकॉज हमने ऊपर उसको नो जीएसटी में कंक्लूड किया है। तो उसकी ट्रांजैक्शन अगर ये खेलता है तो स्टिल दैट अर्निंग विल नॉट बी अंडर अ सप्लाई, वो सप्लाई नहीं बनेगा, वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे क्वेरी आता है कि सर बट पैसा तो कमाया ना। देखो, आपको ऐसा रट्टा नहीं मारना है, आप ये नहीं बोल सकते कि कहीं पे पैसा कमाए तो जीएसटी लगाओ। जीएसटी लगाने के लिए सप्लाई टैक्सेबल इवेंट होना जरूरी है, गुड सर्विसेज होना जरूरी है, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपका जीएसटी नहीं लगेगा। बट मॉडल नंबर 2 में क्या हो रहा है, शॉपर स्टॉप ने डायरेक्ट कंज्यूमर को एजेंट सेल करे, और एजेंट सेल नहीं करे, वाउचर सेल करे, लेकिन ये करवाए किसने, एजेंट ने। तो यहां पे भी एजेंट इन्वॉल्व है, लेकिन एजेंट इज नॉट बाइंग द वाउचर फ्रॉम द शॉपर स्टॉप एंड सेलिंग इट अहेड, वो सीधा बिकवा रहा है, वो सिर्फ बीच में आके बिकवा रहा है और अपना कमीशन खाएगा। सो शॉपर स्टॉप इज सेलिंग दैट वाउचर डायरेक्टली टू द कंज्यूमर थ्रू द हेल्प ऑफ एन एजेंट। सारा होने के बाद एजेंट बोलेगा भाई मैंने आपका कितने का बिकवाया, मैंने 10,000 का बिकवाया, उसका 10% कमीशन मुझे चाहिए। सो यहाँ पे जो भी 10% है 9,000 का या 10,000 का, वॉट एवर दैट एग्रीमेंट विल बी, फोकस ऑन द फैक्ट दैट आई एम जस्ट अर्निंग अ कमीशन, आई एम नॉट बाइंग अ वाउचर फ्रॉम यू, consumer in buying it directly, but I am giving you the supply of service of you know getting this business। मैं वाउचर सेल करवा रहा हूं आपके, तो मैं उसका कमीशन का बिल आपको दूंगा, तो वो जो भी कमीशन होगा दैट विल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आपको पेपर में मॉडल दिया जाएगा कि वाउचर खरीद के आगे बेचा जा रहा है या सिर्फ वाउचर आपका बिकवाया जा रहा है और कमीशन लिया जा रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इशू नंबर 3 क्लैरिफाई किया कि कल को अगर एजेंट कोई एडिशनल सर्विसेज देता है शॉपर स्टॉप को, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, कि मैं आपके वाउचर्स की एडवर्टाइजिंग करता हूँ, आपके बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करता हूँ, जिसके लिए आप मुझे अलग कंसिडरेशन देते हो, यहाँ पे कोई क्वेरी था ही नहीं, यहाँ पे कभी भी क्वेरी नहीं था। दिस इज प्रॉपर सर्विस, या तो आप सर्विस दे रहे हो, इसका पैसा भी चार्ज कर रहे हो, तो यहाँ पे तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। दिस इज अ प्रॉपर सप्लाई, ऑल द पैरामीटर्स विल बी फुलफिल्ड। समझे आप। इसके सिवाय ब्रेकेज या अनरिडीम्ड वाउचर, अब इसमें दोबारा डाउट आता है कि सर शॉपर स्टॉप ने लेट्स से टोटल 1 लाख रुपीस के वाउचर इशू किए थे और 80,000 के लोगों ने रिडीम कर लिए, लेकिन कभी कभार होता है ना, हमारे पास भी गिफ्ट वाउचर रहते हैं, हम उसको नहीं रिडीम करते, हम भूल जाते हैं, उसकी डेट निकल जाती है। डेट निकल जाने के बाद इट विल नॉट बी एन एक्शनेबल क्लेम, मे बी इट इज मनी, मे बी इट इज मनी, अभी बात करेंगे उसके ऊपर, उसी का एनालिसिस है यहाँ पे कि क्या हम उसको जीएसटी में लेके आ सकते हैं क्या, या मे बी इट वाज नॉट रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट बाय आरबीआई, लेकिन स्टिल हम उसको आज जीएसटी में लेके आ सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई सप्लाई हो रही है क्या। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने आपसे पैसा रिसीव किया वाउचर का, आपने जाके वाउचर रिडीम करा ही नहीं, रिडीम नहीं करा तो क्या एंड में कोई गुड्स या सर्विसेज गई आपको। मैं एग्जांपल शॉपर स्टॉप का ले रहा हूं, कल को कोई सर्विस का भी हो सकता है, बार्बर सर्विस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपने वो रिडीम ही नहीं किया, तो क्या मैंने एक्चुअल में कोई गुड सर्विसेज आपको दिए, नहीं दिए। तो यहाँ पे मेरी इनकम तो बुक होने वाली है क्योंकि पैसा आया पर सर्विस नहीं गया, तो यस योर बुक एडजस्टमेंट्स विल बी डन, स्टेटमेंट ऑफ इनकम विल बी एडजस्टेड, बट टेक्निकली इज इट अ कंसिडरेशन अंडर जीएसटी। कंसिडरेशन क्या होता है जीएसटी के अंदर, इट इज अ मनी और समथिंग एल्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस। अब ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, यहाँ पे कोई रिडेम्पशन नहीं हुआ, मतलब सप्लाई नहीं हुआ एज सच गुड सर्विसेज का। डाउट आता है सर लेकिन ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन में फॉल कर सकता है क्या। मैं आपको एक चीज एकदम सिंपल बताता हूँ, आप कंसिडरेशन की डेफिनेशन ओपन करेंगे, मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, जैसे क्लास में दिखाई थी, आ जाओ कंसिडरेशन की डेफिनेशन ओपन करो, 231 कंसिडरेशन इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर हम इसको यहाँ पे एनालाइज करने का ट्राई करें, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फोरबियरेंस, फोरबियरेंस मतलब कुछ नहीं किया, फोरबियरेंस मतलब कुछ नहीं किया, तो अगर सामने वाले ने कुछ नहीं किया हम उसका ये मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड करें क्या। अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां तक आने के लिए आपको पहले ये तो पास करना पड़ेगा। कंसिडरेशन
आप जनरल में वर्ड यूज कर लो, लेकिन कंसिडरेशन अंडर दिस जीएसटी डेफिनेशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज। एंड अभी अभी हमने इश्यू नंबर 1 में कंक्लूड किया कि वाउचर अपने आप में चाहे रेगुलेटेड बाय आरबीआई हो या ना हो, इट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर रेगुलेटेड बाय आरबीआई है तो वो गुड्स और सर्विस से डेफिनेशन से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो मनी बन जाता है। और अगर आरबीआई रेगुलेटेड नहीं है तो एक्शनेबल क्लेम है, लेकिन वो सप्लाई से बाहर हो जाता है, तो वो उसके डेफिनेशन का एनालिसिस यहीं पे रुक जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं। कंसिडरेशन आप उसको जनरल मैनर में बोल लो, बट इट कैन नेवर बी अ कंसिडरेशन इन द जीएसटी लॉ डेफिनेशन, क्योंकि ये टर्म, ये फ्रेज वो कंप्लाई नहीं कर रहा। इसीलिए इट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर आवर जीएसटी लॉ। सर एक और डाउट आता है, वो चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ते हैं ना कि सर्विस एक हम बना देते पैराग्राफ नंबर 5E में कि इट इज अ कंसिडरेशन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। सो कैन इट अमाउंट टू दैट पार्ट, टू डू और नॉट टू डू समथिंग? नो, क्योंकि उसके लिए वन ऑफ द कंडीशंस, इफ यू रिमेंबर वेयर वी कवर द टैक्सेबिलिटी ऑफ फ्यू आइटम्स, वहां पे वन ऑफ द कंडीशंस इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस और इंप्लाइड एग्रीमेंट। क्या मेरा और सामने वाउचर जो खरीदता है, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट होता है कि ही इज नॉट गोइंग टू रिडीम द वाउचर? अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट होगा तो देन दैट कैन कम अंडर द जीएसटी पार्ट एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब एक कंसिडरेशन भी नहीं आया, ये वाले एंगल में भी नहीं फॉल कर रहा। तो सर्कुलर हर तरीके से आपको क्लैरिफाई करके दे रहा है कि ना ये एंगल लग रहा है, ना ये एंगल लग रहा है। ये एंगल क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं है। वन ऑफ द कंडीशंस वाज एन एग्रीमेंट चाहिए होता है उसमें। तो ये कहीं से भी आपके सप्लाई में फॉल नहीं करेगा, जीएसटी कहीं पे भी नहीं लगेगा। तो ब्रेकेज का जो अमाउंट होता है, अनरिडीम्ड वाउचर के अमाउंट को बोलते हैं ब्रेकेज। ब्रेकेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। दिस इज द सिंपल पार्ट। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा दूं फटाफट से। सी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर परचेजेस द वाउचर वर्थ 10 लाख from issuer at a discounted price of 950 and sells for 980 to the sub distributor। अब भाई तू किसी को भी बेच, मैं तेरी बात कर रहा हूं कि तूने पैसा कितना कमाया, 30,000। ये 30,000 का जो तेरा मार्जिन इनकम है, ट्रेडिंग इनकम है, क्या ये जीएसटी के अंदर आएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज नहीं हो रहा ना। वाउचर्स को हमने इशू नंबर 1 में वी हैव क्लैरिफाइड दैट इट इज नॉट अ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई। तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो भी आप पैसा कमा रहे हो, यहाँ पे वो पैसा कैसे जीएसटी में आएगा ना? जब आपका सप्लाई डेफिनेशन ही पूरा नहीं हो रहा है, टैक्सेबल इवेंट ही नहीं लग रहा, तो उसके रिस्पेक्ट में जीएसटी कैसे लग सकता है? PQR distributor earns ₹2 per voucher as a commission from telecom company. It distributes 50,000 vouchers, मतलब 50,000 into 2 मैंने 1 लाख रुपए का कमीशन चार्ज किया। क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है? दिस इज मॉडल नंबर 2। मैं आपसे वाउचर खरीद नहीं रहा, आई एम नॉट बाइंग द वाउचर फ्रॉम यू, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू सेल टू द कंज्यूमर। और वो वाउचर पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन मेरे कमीशन पे तो जीएसटी लगेगा ना। सो इज दिस जीएसटी एप्लीकेबल? यस, बिकॉज द कमीशन इज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड। And who is the service provider? Tell me. PQR is the service provider to the telecom company. जो फाइनल कंज्यूमर खरीद रहा है वो नहीं है कहीं पे यहाँ पे इन्वॉल्व, वो तो वाउचर खरीद रहा है सिर्फ, और वाउचर खरीदने के ऊपर जीएसटी नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको सर्विस दी और कमीशन चार्ज किया, यस वी आर अंडर जीएसटी। XYZ issued vouchers worth 5 lakh out of which 420 were redeemed. 80,000 remained unredeemed, मतलब ब्रेकेज। तो इसको हमने इनकम की तरह तो बुक किया हमारे गैप के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लेकिन सर इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इट इज नॉट अ कंसिडरेशन, इट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज नॉट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट पर से। आप एक बार इसको सुनने के बाद, कितना टाइम लगा? 13 मिनट लगे। इसके बाद एक बार वो सर्कुलर को दोबारा रीड करना। वो सर्कुलर सुनने में जितना लगता है ना, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स छुपे हुए हैं, लेकिन वो सारे मैंने स्ट्रेस किए हैं यहाँ पे। आप एक बार उसको पढ़ना, कोई क्वेरी आए तो जस्ट कमेंट, आई विल रिप्लाई, डोंट वरी, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारे आईडीटी के रिसोर्सेज के लिए एंश्योर यू आर सब्सक्राइबिंग, कमेंट करना यार, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स इन अ वेरी ऑथेंटिक मैनर। यस, चलो बाय बाय, टेक केयर।